सुबह 7 बजे का वक्त था। हम बहन भाई स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। अम्मी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। मेरे अब्बा एक बेज़मीर इंसान था जिसको ना किसी चीज का लिहाज था ना शर्म। अब्बा ने बज़ाहिर तो शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था, लेकिन हकीकत ये थी कि कोई भी ऐसा घटिया काम नहीं था जो वो ना करता हो। हम सहन में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अचानक से अब्बा की वॉशरूम से गालियों की आवाज़ आने लगी। फिर जो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा तो आंखों पर हाथ रख लिए। अब्बा बिना कपड़ों के वॉशरूम से बाहर निकल आया और फिर माँ को बालों से पकड़कर पास पड़े बेलने से मारने लगा। वजह सिर्फ ये थी कि माँ वॉशरूम में तौलिया लटकाना भूल गई थी। एक तरफ माँ को मारता जा रहा था और साथ कह रहा था कि तौलिया तेरी माँ ने लटकाना था क्या वहाँ पे। बेलने से माँ की कमर सेकने के बाद वह अंदर कमरे में चला गया। कमरे में जाकर इस्त्री किया हुआ जोड़ा पहना और फिर नाश्ते किए बगैर ही घर से निकल गया। वैसे तो मारपीट अब्बा का रोजाना का मामूल था, लेकिन आज जो मंजर मैंने देखा था मुझे अपनी माँ की बेबसी पर बहुत रोना आया। माँ ने कुछ देर अपनी कमर सहलाई और फिर से हमें नाश्ता देने में मसरूफ हो गई। शायद अब वह हर चीज से आदी हो चुकी थी। औलाद भी अजब शय है, न चाहते हुए भी औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ जाता है। और जिन औरतों को मेरे बाप जैसा जाहिल शौहर मिल जाए तो उनकी जिंदगी तो जानवरों से भी बदतर हो जाती है। जब जवानी के आसार मुझ में नुमाया होने लगे तो अब्बा ने स्कूल से हटा लिया और मुझे एक मदरसे में दाखिला करवा दिया। मेरे बाप का कद बहुत लंबा था। शायद यही वजह थी कि मैं 10 साल की होने के बावजूद अपनी उम्र से काफी बड़ी दिखाई देती थी। मदरसा हमारे घर से काफी दूर था। अब्बा ने उसके लिए रिक्शे का इंतजाम कर दिया था। अब मैं मेरी छोटी बहन हम दोनों सुबह मदरसे चली जाती और शाम को रिक्शे वाला हमें लेने आता। रिक्शे वाला हमारे मोहल्लेदार था, इसलिए अब्बा बेफिक्री से भेज देता। एक दिन रिक्शे वाले की तबीयत खराब थी तो उसने अपने बेटे को भेज दिया। वह नौजवान लड़का था, लेकिन फिर भी उम्र में हमसे काफी बड़ा था। जब भी रिक्शे वाले अंकल की तबीयत खराब होती तो उस दिन हमें उनके बेटे के साथ जाना पड़ता। वह भी रिक्शा ही चलाता था। एक दिन की बात है, वापसी पर उसने मुझे एक शॉपर दिया और कहा इसको घर जाकर सबसे छिपा कर खोलना। मैंने वह शॉपर ले लिया। घर आकर सबसे छिप कर देखा तो उसमें एक मोबाइल था। अब वह अक्सर मोबाइल पर मुझसे बात करने लगता। रात को जब अम्मा सो जाती तो मैं चोरी छिपे कभी कभी उससे बात कर लेती। मैं अपने घर के घटे हुए माहौल से इस कदर तंग आ गई थी कि मैं अपनी बेचैनी खत्म करने के लिए उसका सहारा ले लिया था। उसका नाम लियाकत था। अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी उसके साथ दोस्ती होती चली गई और फिर एक दिन रात के अंधेरे में वह मुझे घर से भगाकर कराची ले आया। नादान थी, लियाकत जैसे शख्स की बातों में आ गई। दूसरी तरफ मेरा बाप था जिसने घर का माहौल जहन्नम बनाकर रखा था। चंद दिन तो लियाकत ने मुझे होटल में रखा और खूब जी भरकर उसने मेरे हुस्न और जवानी को लूटा। जब मैंने उस पर जोर डाला कि तुम शादी का वादा करके मुझे साथ लाए थे तो कहने लगा अच्छा वह भी कर लेंगे, तुम्हारे अब्बा ने पर्चा करवा दिया है। मेरे दोस्त ने आज ही मुझे फ़ोन पर यह इत्तला दी है। तुम अभी सब्र करो, थोड़ा मामला ठंडा हो जाए तो फिर देखते हैं क्या करना है। ये कहकर वह बाहर निकल गया। कहने लगा अच्छा तुम बैठो, कुछ खाने पीने को लेकर आता हूँ। मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार करने लगी। काफ़ी देर बीत गई, वह वापस ना आया। जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो मुझे घबराहट होने लगी। इतनी देर में 2 लोग कमरे में आए। मैं जल्दी से उठी और कहा कौन है आप लोग। फिर एक बोला सब बताते हैं। मैंने कहा आप बाहर निकल जाएं, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। फिर एक शख्स ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ा और बेड पर धक्का दे दिया। फिर बोला अरे ओ छमिया, ज़्यादा एक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे शख्स ने कहने लगा ओ झल्लू, ज़रा इसको बता हम कौन हैं। इसकी बात सुनकर मेरा दिल धकते रह गया। कहने लगे कि तुम्हारे इस नाम निहाद इश्क को पुलिस ने होटल की लॉबी से गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग इस वक्त वहीं मौजूद थे। वह तो तुमको भी साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन हमने पुलिस को दे दिलाकर फारिग कर दिया और तुम्हारे आशिक पर लड़की को भगाने का पर्चा दर्ज हुआ है। वह अब वापस नहीं आएगा। फिर पहले वाला शख्स कहने लगा हम शिकारी लोग हैं और तुम्हारी जैसी लड़कियों का शिकार करना हम खूब जानते हैं। फिर सारी रात वह दोनों मेरे साथ अपनी हवस मिटाते रहे, हवस पूरी करते रहे। सुबह उन्होंने मुझसे कहा चलो तैयार हो जाओ। वह मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर एक नई जगह ले आए। वह जगह मेरे लिए बड़ी ही अजीब थी। अपनी ज़िंदगी में मैं पहली बार में इसी जगह पर आई थी, ऐसी जगह को देखा था।
शाम का टाइम था। कुछ देर हम पैदल चलते रहे और फिर एक तंग सी गली में दाखिल हो गए। इर्द गिर्द छतों पर बनी सवरी औरतें खड़ी थी। एक शख्स मेरे आगे चल रहा था और एक पीछे। इतने में एक बालकनी से एक औरत बोली, बाजू मियाँ कहाँ से लाए हो ऐसा जबरदस्त माल। मैं शदीद परेशानी में उनके साथ चल रही थी, लेकिन उसका नाम सुनकर एकदम से मेरी हंसी निकल गई। वह मुझे अपने साथ लेकर एक चौराहे पर आ गए। अब मैं समझ गई थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ फंस चुकी हूँ। यहाँ से मेरी एक नई गुनाह भरी जिंदगी का आगाज हो गया। कुछ दिन तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद रखा और सिर्फ एक बूढ़ी औरत आकर खाना दे जाती। मैंने उनसे कहा, प्लीज मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, खुली हवा में जाना चाहती हूँ, मुझे ऐसे कैद ना करो। वह कहने लगी, अच्छा याद रखो, अगर भागने की कोशिश की तो कामयाब तो कभी नहीं हो पाओगी, लेकिन तुम जानती नहीं कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फिर उन लोगों ने मुझे कमरे से बाहर निकाल लिया। अब मुझे इर्द गिर्द घूमने की इजाज़त थी। फिर दिन, हफ्ते, महीने गुजरते चले गए। मैं पूरी तरह से इस माहौल में रंग चुकी थी। हर रोज़ एक नया ग्राहक आता और अपनी ख्वाहिश पूरी करके चला जाता। 5 साल ऐसे ही गुजर गए। बाहर हर तरफ हर तरह का पहरा होता था। मैंने जब कहीं बाहर जाना होता तो वह लोग खुद मुझे अपने साथ लेकर जाते। एक दिन मैंने इसी बाजू मियाँ से कहा कि आज मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है। वह कहने लगा, अच्छा फ़ोन करके बात कर लो। मैंने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं है। वह कहने लगा, वह नंबर मुझे दो, मैं बात करवाता हूँ। फिर उसने नंबर डायल करके फ़ोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ मेरी माँ ने फ़ोन उठाया और 5 साल बाद भी जब मैंने हेलो कहा तो माँ ने मेरी आवाज़ पहचान ली थी। वह ज़ारो कतार रो रही थी और ना मुझसे कोई बात हो सकी, ना उससे कोई बात हो सकी। फिर मैंने कहा, अच्छा फ़ोन रखती हूँ। वह बोली, अच्छा मैं ये तो नहीं जानती कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे जहाँ भी हो, लेकिन कभी वापस मत आना वरना बाप मार देगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे पास हर वक्त काफ़ी पैसे होते थे। मैंने बाजू मियाँ से कहकर अपनी माँ को कुछ रकम भिजवा दी। वक्त गुजरता गया और कभी कभार मैं अपनी माँ से फ़ोन पर बातचीत कर लेती। एक दिन अम्मा का फ़ोन आया तो कहने लगी, तुम्हारे बाप को फालिज हो गया है और वह बिस्तर से लग गया है। मुझको एक ज़रा भी इस खबर से फ़र्क ना पड़ा, क्योंकि जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी मेरी माँ पर जुल्म किया था उसके लिए मेरा दिल किसी भी किस्म के एहसास से आरी हो चुका था। माँ की परेशानी को देखते हुए मैंने एक मोटी रकम माँ को भिजवा दी ताकि अम्मा को कोई परेशानी ना हो। फिर मैं अच्छी खासी रकम हर माह अपनी माँ को भिजवा देती, जिससे माँ के मुंह से सिर्फ दुआएं ही निकलती थी। दिल तो बहुत चाहता था कि एक बार जाकर अपनी माँ से मिल लूं, लेकिन बाप का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 10 साल बीत गए। अब इस बाजार में मेरे हुस्न का डंका बजता था। मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई पर भी नहीं मार सकता था। बड़े बड़े नाम निहाद शिरफा मेरे कदमों में आकर बैठते रहते। एक शाम दिल घबरा रहा था। मैंने बाजू मियाँ से कहा कि आज कोई भी आए तो वापस भेज देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं इसको कहकर अंदर ही आई थी कि फ़ोन की बेल बजी। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन थी, वह ज़ारो कतार रो रही थी। जब उसने ये कहा कि अम्मी हमें छोड़कर चली गई तो फ़ोन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। बाजू मियाँ पास ही खड़ा था। उसने फ़ोन उठाकर उससे सारी तफसील मालूम कर ली कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे आज मेरे कुल कायनात लुट गई है। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बाजू मियाँ बोला, हौसला करो और चलने की तैयारी करो। मैंने कहा, मुझ में अब हिम्मत नहीं, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि जिस माँ को इतने साल पहले छोड़ आई थी आज उसको देखूंगी तो इस हाल में कैसे देख सकती हूँ। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वह नहीं माना। कहने लगा, एक बार माँ का चेहरा देख लो, मेरी बात मान लो, जो भी है दिल को करार आ जाएगा। फिर उसने गाड़ी तैयार करवाई और 2 लोगों को और साथ लिया और मुझे मेरे घर ले आया। अब जब घर में दाखिल हुई तो एक तरफ सहन में मेरी माँ की चारपाई पड़ी थी और दूसरी तरफ मेरा फालिज ज़दा बाप बिस्तर पर लेटा था। मुझको देखकर उसने दोनों हाथों को उठाने की कोशिश की और माफ़ी का इशारा करने लगे। मैंने उनके हाथ चूम लिए। फिर बोली, अब्बा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने तेरा दिल दुखाया है, तू भी मुझे माफ़ कर दे। देख अब्बा, जिस माँ पर तो सुबह शाम जुल्म करता था वह आज हमें छोड़कर चली गई। अब्बा की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर तदफीन के मराहले मुकम्मल हुए तो मैं बाजू मियाँ के साथ वापस आ गई। वापसी पर बाजू मियाँ से मैंने कहा, बाजू मियाँ क्या तुझको नहीं लगता कि अब हम इस गुनाह भरी ज़िंदगी को तर्क कर देना चाहिए? वैसे भी अब मैं उम्र के इस हिस्से में थी जहाँ जवानी ढलना शुरू हो गई थी। बाजू मियाँ बोला, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी अल्लाह के हुजूर पेश होकर अपने गुनाहों की तौबा करना चाहता हूँ।
अगले चंद दिन बाद हम 5 लोग उम्रे के लिए रवाना हो गए। फिर वहां जाकर जितना जी भर के मैं रो सकती थी रोई, बल्कि सच कहा जाए तो वह ऐसी जगह थी जहां खुद ब खुद आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। बस न जाने कौन सा लम्हा था कि दिल को एक करार आ गया। सर उठाकर देखा तो यूं लगा जैसे मेरी तौबा कबूल हो गई है। बाजू मियाँ अभी तक सजदे में सर झुकाए हुए था। जब काफी देर गुजर गई तो मैंने उसे हिलाया तो वह एकदम से एक तरफ ढुलक गया। उसकी रूह परवास कर चुकी थी। शायद खुदा को ऐसे ही मंजूर था। मैंने वापसी का इरादा मंसूख कर दिया और अपने आप को यहाँ के लिए वक्फ कर दिया।